अधिकतर प्रिय क्या है। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है। बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है। दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुक्त स्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बोरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरब न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह बात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता। तुमको याद अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहें, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है। क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई, नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया।
बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। सेव बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। ताक वाला देव और पाखाने का। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस ढब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह बीरबल को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रगट में बोला, बीरबल, जरा उस ताक पर का सेब तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेब पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताक में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबल हाथ में आने वाला असामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेब लेने के अभिप्राय से ताक पर अपना हाथ बढ़ाया। सेब पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताक से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताक में फंसकर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताक में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समझकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। 5 रुपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा खाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को छिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल, वह ताक का सेब कहाँ है? बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकोदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा।
एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंठन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्या काल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आंख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम था। दैवात बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीडौल का दिखलाई पड़ा। वह डांकता कूदता तथा उछलता हुआ दहाड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर एक फरलांग मेरे साथ चले। अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ। मरता क्या न करता बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थरथर कांप रहा था। दरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया। एक चीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, पाखाने वाला दे। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था बल्कि वह बोरबल की होकर तूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुहलगा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। वह बोले, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक 2 उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, 1 आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग 2 कितने हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब,
इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर गौर से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ। पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंसा पड़ा, परंतु इन तीनों की उपरोक्त गुप्त वार्ता सुनकर बादशाह लौट गया और दरबार में पहुंचकर समस्त दरबारियों के सामने इस बात की चर्चा की और उसका अर्थ भी पूछा। वह आए, वह नहीं है, और यह भी होता है, वह भी होता है। पेशी भेद भरी बातें सुनकर सब लोग चकित होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। कितने दरबारियों ने तो लज्जावश अपनी गर्दन नीची कर ली और नाखून से जमीन कुरेदने लगे। जब बादशाह ने देखा कि इनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा तो वह बीरबल को बुलवाया और उससे भी ऊपर कही बातें सुनाकर उसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कहा, गरीब परवर, यह वार्ता किसी मूर्ख पर छिड़ी थी। प्रश्न का तात्पर्य यह निकलता है कि किसी सभ्य के घर उसकी अनुपस्थिति में जाना उचित नहीं है, और यदि कोई हटकर मूर्खतावश जावे ही और उसके घर वाले उसके लिए ऐसा कहें तो समझना चाहिए वह आए यानी बैल राज आए। वह नहीं है यानी इनको सींग नहीं है। यह भी होता है और वह भी होता है का यह अभिप्राय है कि किसी दो बैल को सींग रहती है और किसी किसी को नहीं भी। बादशाह बीरबल के ऐसे सारगर्भित उत्तर को सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने मन में ऐसी गुस्ताखी आगामी कभी न करने का प्रण कर लिया।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ और देखो कि चोर कौन है। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। लेकिन कोई भी नौकर स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसने चोरी की है। बीरबल को समझ में आ गया कि चोर कौन है, लेकिन उसे यह साबित करने के लिए एक योजना बनानी थी। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक लाठी दी और कहा, यह जादुई लाठी है। जो भी चोर होगा उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लाठी लेकर अपने घर चले गए। अगली सुबह जब सभी नौकर वापस दरबार में आए तो बीरबल ने उनकी लाठियों का निरीक्षण किया। एक नौकर की लाठी 1 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यही चोर है। अकबर और दरबार के अन्य लोग चौंक गए। बीरबल ने समझाया, मैंने सभी को बताया था कि लाठी बढ़ जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। चोर ने डर के मारे अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया ताकि वह बड़ी न हो जाए। इस तरह वह खुद को ही फंसा बैठा। चोर ने अपनी गलती मान ली और चोरी किए हुए आभूषण व्यापारी को वापस कर दिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चालाकी की प्रशंसा की और चोर को उचित दंड दिया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और लोगों की मनोवृत्ति को समझने की क्षमता ने एक कठिन मामले को सुलझा दिया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ, समझदारी और चालाकी से किया जा सकता है। कहानी बीरबल और दूध में पानी मिलाने वाला व्यापारी। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती है, जिसमें वह एक व्यापारी की चालाकी को उजागर करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक ग्रामीण आया और उसने शिकायत की कि शहर का एक व्यापारी गांव में दूध बेचने आता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है। ग्रामीण ने कहा, महाराज, वह व्यापारी हमें धोखा दे रहा है। हमें शक है कि वह दूध में बहुत ज्यादा पानी मिलाता है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को तुरंत देखो और पता करो कि सच्चाई क्या है। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम दूध में पानी मिलाते हो? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाता। यह मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत है। बीरबल ने एक योजना बनाई और व्यापारी से कहा, ठीक है, हम इस मामले की जांच करेंगे। तुम कल दरबार में एक बड़ा मटका दूध लेकर आना। हम देखेंगे कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं। अगले दिन व्यापारी दरबार में दूध का मटका लेकर आया। बीरबल ने एक तालाब के पास जाने का आदेश दिया और कहा, अब इस मटके को तालाब में खाली कर दो। व्यापारी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन उसने मटके का दूध तालाब में डाल दिया। बीरबल ने फिर सैनिकों को आदेश दिया कि तालाब के किनारे पानी में से दूध को अलग करने की कोशिश करें। सैनिकों ने कोशिश की, लेकिन वे केवल पानी ही निकाल पा रहे थे। बीरबल ने कहा, यदि यह शुद्ध दूध होता तो तालाब में कुछ मात्रा में दूध दिखाई देता, लेकिन चूंकि हमें केवल पानी ही मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस दूध में पहले से ही पानी मिला हुआ था। अकबर ने व्यापारी की चालाकी का पर्दाफाश होते ही उसे फटकार लगाई और आदेश दिया कि उसे उचित सजा दी जाए। साथ ही अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने एक कपटी व्यापारी की धोखाधड़ी को उजागर किया और सही न्याय किया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि धोखाधड़ी को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए और सही बुद्धिमत्ता से इसे आसानी से उजागर किया जा सकता है। बीरबल और अदृश्य खजाना। यह कहानी बीरबल की चतुराई और स्थिति को समझने की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है,
जिसमें वह एक अदृश्य खजाने का रहस्य सुलझाते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यक्ति आया और उसने शिकायत की कि उसका खजाना गायब हो गया है। वह बहुत चिंतित था और कहने लगा, महाराज, मेरा खजाना अचानक से गायब हो गया है और मुझे नहीं पता कि इसे किसने चुराया है। यह खजाना मेरे पूर्वजों का था और इसका गायब होना मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को हल करो और पता लगाओ कि खजाना कहाँ गया है। बीरबल ने उस व्यक्ति से खजाने के बारे में विस्तार से पूछा और यह जानने की कोशिश की कि आखिरी बार उसने खजाना कहाँ देखा था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने खजाने को अपने घर के एक गुप्त कमरे में रखा था, लेकिन जब उसने हाल ही में उसे देखा तो वह वहां नहीं था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे आपके घर चलकर इस मामले की जांच करनी होगी। शायद खजाने के गायब होने का कोई और कारण हो सकता है। बीरबल उस व्यक्ति के घर गया और उस गुप्त कमरे का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कमरे में कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि चोर बाहर से नहीं आया था। बीरबल ने ध्यान से पूरे कमरे का मुआयना किया और एक कोने में उसे दीवार पर हल्की सी दरार दिखी। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, क्या इस कमरे में कोई और गुप्त दरवाजा या रास्ता है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बीरबल जी, मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं पता। बीरबल ने अपने सैनिकों को दीवार को ध्यान से देखने के लिए कहा। कुछ ही देर में उन्होंने पाया कि दीवार के पीछे एक और गुप्त कमरा था, जिसे शायद बहुत पहले किसी ने बनाया था। जब उन्होंने उस गुप्त कमरे को खोला तो वहां पूरा खजाना सुरक्षित रखा हुआ था। बीरबल ने कहा, तुम्हारा खजाना सुरक्षित है। यह गुप्त कमरा शायद तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया होगा और समय के साथ इसके बारे में जानकारी खो गई होगी। खजाना कहीं गया नहीं था, बल्कि इसे सुरक्षित रखने के लिए गुप्त कमरे में रखा गया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई और स्थिति को समझने की क्षमता की प्रशंसा की। अमीर व्यक्ति ने बीरबल को धन्यवाद दिया और अपने खजाने को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की सूझबूझ और स्थिति को समझने की क्षमता ने एक गूढ़ मामले को सुलझाया और सही समाधान प्रस्तुत किया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य, समझदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और चार मूर्ख। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें वह अकबर के दरबार में चार सबसे बड़े मूर्खों की पहचान करने का काम करते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस शहर के चार सबसे बड़े मूर्खों की पहचान कर सकते हो? मुझे लगता है कि इस काम को तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प काम है। मुझे कुछ समय दें, मैं जल्द ही आपके सामने चार सबसे बड़े मूर्खों को पेश करूंगा। अगले दिन बीरबल शहर की गलियों में घूमने निकला। वह एक जगह पहुंचा जहां उसने एक आदमी को देखा जो अपनी पीठ पर एक भारी बोझ उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इस भारी बोझ को क्यों उठा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं इस बोझ को अपने गांव ले जा रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने इसे गाड़ी में क्यों नहीं रखा? आदमी ने कहा, मुझे लगा कि अगर मैं इसे गाड़ी में रखूंगा तो यह चोरी हो सकता है, इसलिए मैं इसे खुद ही उठा रहा हूं। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति मूर्खता कर रहा है और उसे पहले मूर्ख के रूप में चिन्हित किया। आगे चलते हुए बीरबल को एक आदमी मिला जो कुएं में रस्सी डालकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बाल्टी घर पर भूल आया हूं।
बीरबल ने कहा, तो तुम बाल्टी लेने घर क्यों नहीं गए? आदमी ने कहा, मैं सोच रहा था कि शायद रस्सी से ही पानी निकाल सकूं। बीरबल ने उसे दूसरे मूर्ख के रूप में चिन्हित किया। कुछ आगे जाने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी एक ऊंट की पूंछ पकड़कर उसे अपने पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उसे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे इस ऊंट को आगे ले जाना है, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए मैं इसे खींच रहा हूं। बीरबल ने कहा, तुम इसके सामने से क्यों नहीं खींचते? आदमी ने कहा, मुझे लगा कि पीछे से खींचने पर यह जल्दी चलेगा। बीरबल ने उसे तीसरे मूर्ख के रूप में चिन्हित किया। अंत में बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर से कहा, महाराज, मैंने 3 मूर्खों को ढूंढ लिया है, लेकिन चौथा मूर्ख तो यहाँ दरबार में ही है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, चौथा मूर्ख वह है जिसने मुझे यह मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए भेजा है। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता पर हंसी आ गई और उन्होंने स्वीकार किया कि मूर्खों की तलाश करना वास्तव में मूर्खतापूर्ण काम था। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और स्थिति को हल्के फुल्के अंदाज में संभालने की क्षमता भी अद्वितीय थी। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का हल गंभीरता से नहीं, बल्कि कभी-कभी हास्य और बुद्धिमत्ता से भी किया जा सकता है। कहानी बीरबल और चतुर व्यापारी। यह कहानी बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती है, जिसमें वह एक चतुर व्यापारी की चालाकी को समझते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। उनमें से एक ने शिकायत की, महाराज, मैंने इस व्यक्ति को एक बड़ी रकम उधार दी थी, लेकिन यह अब उधार वापस नहीं कर रहा है। मैं इसे कई बार याद दिला चुका हूं, लेकिन यह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाता है। दूसरे व्यापारी ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई उधार नहीं लिया है और अब यह मुझसे बेवजह पैसा मांग रहा है। अकबर ने इस मामले को बीरबल के सामने रखा और उनसे न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, क्या तुम दोनों के पास कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि उधार दिया गया था या नहीं? पहले व्यापारी ने कहा, मुझे विश्वास था कि यह व्यक्ति ईमानदार है, इसलिए मैंने कोई लिखित प्रमाण नहीं लिया। दूसरे व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, इसी बात का फायदा यह उठाना चाहता है। क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यह मुझसे झूठा पैसा वसूलना चाहता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम इस मामले की सच्चाई जानने का एक तरीका अपनाते हैं। दोनों व्यापारी अगले दिन दरबार में वापस आए और तब तक मैं इस मामले को हल करने का तरीका सोचता हूँ। अगले दिन जब दोनों व्यापारी दरबार में आए, बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुमने यह उधार कब और कहाँ दिया था? पहले व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने इस व्यक्ति को अपने बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे उधार दिया था। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यापारी के बगीचे में जाओ और उस आम के पेड़ को यहाँ लाओ। दूसरा व्यापारी चौंक गया और कहने लगा, महाराज, एक पेड़ को यहाँ लाने का क्या मतलब है? वह यहाँ कैसे आ सकता है? बीरबल ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो कि तुमने उधार नहीं लिया, तो तुम्हें पेड़ के यहाँ आने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा व्यापारी घबरा गया और कहने लगा, महाराज, पेड़ को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि मैंने उधार लिया था, लेकिन मैं उसे जल्द ही चुका दूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो मैं पहले से ही जानता था। पेड़ को लाने का आदेश देने से तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दूसरे व्यापारी को आदेश दिया कि वह तुरंत उधार की रकम वापस करे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की सूझबूझ और समझदारी से किसी भी जटिल मामले का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी-कभी साधारण लेकिन प्रभावी तरीके अपनाने चाहिए। बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाती है, जिसमें वह एक असंभव प्रतीत होने वाली शर्त को पूरा कर दरबारियों और अकबर को चौंका देते हैं। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। अकबर और उनके दरबारी आग के पास बैठे हुए थे और गर्मी का आनंद ले रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ठंडी रात में यमुना नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रह सके? यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। दरबारियों ने इस बात को मजाक में लिया और कहा कि ऐसा करना असंभव है। परंतु बीरबल ने कहा, महाराज, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाऊंगा जो इस काम को कर सके। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह आदमी इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। रात को वह व्यक्ति यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात वहीं रहा। अगली सुबह जब वह बाहर निकला तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में पूरी रात नदी में खड़े रहना असंभव है। गरीब आदमी ने कहा, महाराज, मैं नदी के दूसरी ओर महल में जल रही रोशनी को देखकर खुद को गर्म रखने की कल्पना करता रहा। अकबर को लगा कि वह आदमी उस रोशनी की गर्मी से खुद को ठंड से बचाता रहा, इसलिए उन्होंने इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने इस निर्णय को अनुचित पाया, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दिए गए समय पर बीरबल के घर पहुंचे। वहां बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, भोजन थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अकबर और अन्य दरबारी इंतजार करते रहे, लेकिन भोजन नहीं आया। जब इंतजार बहुत लंबा हो गया तो अकबर ने पूछा, बीरबल, भोजन तैयार क्यों नहीं हुआ? हम बहुत भूखे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भोजन तैयार हो रहा है। बीरबल उन्हें लेकर रसोई में गए, जहां एक बड़ा बर्तन आग से कई फीट ऊपर लटका हुआ था और नीचे बहुत छोटी सी आग जल रही थी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? इस तरह भोजन कभी तैयार नहीं होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यदि एक व्यक्ति महल की रोशनी से गर्मी प्राप्त कर सकता है तो भोजन भी इस आग से पक सकता है। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाया और उसे वादा किया हुआ इनाम दिया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि उन्होंने न्याय और सच्चाई की जीत के लिए अपने चतुराईपूर्ण तरीके का इस्तेमाल किया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही समय पर सही तर्क के साथ किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और अनमोल खजाना। यह कहानी बीरबल की असाधारण बुद्धिमानी और आम लोगों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है, जिसमें वह एक अनमोल खजाने की पहचान करते हैं और अकबर को यह समझाते हैं कि सच्चा खजाना क्या है। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक ऐसा अनमोल खजाना है जो संसार में अद्वितीय है। क्या आप मुझे वह खजाना दिखा सकते हैं? अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई खजाना है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? दरबारी भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था।
तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह आदमी किस खजाने की बात कर रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी महाराज, मुझे पता है। मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और सबसे प्यारी चीज। बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? बादशाह अकबर ऐसे प्रश्न प्रायः करते रहते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान थे जो इस प्रकार के दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों के उत्तर कोई और न दे पाता था, उसका उत्तर बीरबल अवश्य दे देते थे। इस बार भी बादशाह ने सबसे पहले अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। दौलत से किसको प्यार नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। किसी ने कहा, मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। एक बोला। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो? जी हां, मैं सिद्ध कर सकता हूं। और सचमुच एक दिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने किले में एक टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में उन्होंने एक बंदरिया को छुड़वा दिया, जिसके पेट में बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद लिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक आने लगा, उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी की फटी रह गई। वह मान गए कि जान सबसे प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने जहांपना। देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ही जान की परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूखा से पीड़ित होने पर अपनी संतान को ही खा जाते हैं। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से दो काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो एक दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले, सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की, तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया,
क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपना, उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना जी? मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। संत तोता। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है। बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहां पनाह, तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ कर रखे हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते हो कि तोता मर गया? मैं कह सकता था, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शिक्षा। किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। चिराग तले अंधेरा। एक दिन अकबर और बीरबल सूर्योदय देख रहे थे कि तभी पास में ही कहीं शोर सुनाई पड़ा। वे वहां पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को लूटकर डाकू वहां से भाग गए। बादशाह ने सैनिकों को डाकुओं के पीछे भेजा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वे बिना कोई सबूत छोड़े भाग चुके थे। अकबर बीरबल से बोले, मेरे बादशाह होने का क्या फायदा यदि मेरी नाक के नीचे भी लोगों को लूट लिया जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, एक बड़ा चिराग जो कई मीलों तक रोशनी देता है, उसके अपने नीचे अंधेरा होता है। अकबर यह बात सुनकर शांत हुए। इस कहानी से शिक्षा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अतः हमें अपनी हदों को स्वीकार करने में ही समझदारी है। जब किसी की असफलता उसकी मानसिक शांति को भंग कर देती है तो प्यार के कुछ शब्द मलहम की तरह काम करते हैं। ईश्वर से महान। एक दिन 2 कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी।
बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूँ। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ, क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो। इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है। अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। बेल का दूध। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बैल के दूध को अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं 1 सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल को कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो वह उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि